बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का जो दिन होता है वो आपके साथ एक ऐसी शख्सियत की मुलाकात होती है जो कि आपको हर तरह से मेडिकल एडवाइस या मेडिकल एडवाइज़री के साथ साथ आपको ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके हैं उन पे भी मशवरा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहिर चावला हैं। डॉक्टर चावला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कुतुब साहब। साहिर चावला कहना मुश्किल लगता है, चावला डॉक्टर चावला कहना जैसे आपको अच्छा लगे। दैट इज़ गुड एनफ। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हम हमेशा बात करते हैं ख़वातीन के हार्मोनल इम्बैलेंस की, एज के साथ मीनोपॉज की और इस तरह की। कभी ये हमने ख्याल नहीं आया कि आदमियों में भी क्या हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं? जी कुतुब साहब, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आई एम ग्लैड कि इस टॉपिक का इंतखाब किया गया है। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो इतना अच्छा है, वो एक्चुअली मिथ ब्रेकर है। जी, आदमियों में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और उतना ही बुरा होता है और बहुत सारे सिम्टम्स मिलते भी हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स हार्मोन्स तो औरतों में भी हैं और मर्दों में भी है ना। हमारे हार्मोन्स जो हैं हमारी बॉडी की प्रोटीन बना रहे हैं, हमारा मूड चला रहे हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म चला रहे हैं। मूड स्विंग्स मर्दों में भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अगर मेल, यहीं से बात स्टार्ट कर लेते हैं, अगर मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम हो, जो कि आफ्टर 50 कम होना शुरू हो जाते हैं, नेचुरल है। उसको बूस्ट करने के भी तरीके हैं, उस पर आगे बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो डिप्रेशन होती है, वो मूड का ऑफ होना होता है, वो एंग्जाइटी होती है। जैसे खवातीन में जब मेनोपॉज आता है और उनका एस्ट्रोजन जब नीचे जाता है, दे फील बैड, दे गेट एंग्शियस, उनका भी मूड ऑफ होता है। आदमियों का भी इसी तरह होता है। इसलिए आगे भी इस पे और भी बात करते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे बहुत सारे रास्ते बनाए, हर चीज का इलाज खुराक में है। एडेप्टोजेंस अल्लाह ताला की बनाई इतनी सारी खुराक में एडेप्टोजेंस है। एडेप्टोजेन उस खाने, उस हर्ब, उस खुराक को कहते हैं जो आपका स्ट्रेस, जो ग्लैंड आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, एड्रीनल ग्लैंड जो आपके गुर्दों के ऊपर होता है, उसको जाके प्यार करें। उस खुराक को ना, उस खुराक को एडेप्टोजेन कहते हैं। किस तरह की खुराक होती है? अश्वगंधा हो गया, शतावरी हो गई, तुलसी आपके पास, होली बेसिल लीव्स आपके पास, मर्दों के लिए शिलाजीत, मक्का रूट, ट्राइबलिस ट्रेस्टर। सब लोग कहेंगे डॉक्टर साहब किन चीजों के नाम? टेस्टोस्टेरोन को इंप्रूव करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं। शिलाजीत के बारे में खास करके मैं बात करना चाहूंगी। अब तो वो बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल भी है आपके पास। ये पहाड़ों पे के ऊपर जब बहुत साल, बड़ा अरसा धूप पड़ती रहती है ना, तो वो जो डिकम्पोजिशन होती है वहां पे रॉक्स की, तो जो पाउडर बनता है ना बड़ी मेहनत के बाद, उसको शिलाजीत कहते हैं। और जितने मिनरल्स की डिकम्पोजिशन हुई होती है, शिलाजीत वो पाउडर है, उसमें हर उस मिनरल की खूबी होती है। क्या बात है। अगर मर्द हजरात 40-45 से ऊपर, शिलाजीत, मक्का रूट, मक्का पीली भी होती है और काली भी होती है, दोनों के फवाइद हैं। ट्राइबलिस ट्रेस्टिस चले, जरा मुश्किल नाम है, लेकिन शिलाजीत और मक्का रूट इसका थोड़ा सा इस्तेमाल शुरू कर दें। थोड़ा सा से कितना मतलब? थोड़ा से मुराद के आप, अगर ये पाउडर की फॉर्म में अवेलेबल है, आप आधा टीस्पून ले सकते हैं। शिलाजीत वैसे इस तरह भी मिलता है, मैंने तो खैर अपना भी निकाला हुआ, लेकिन आप अपनी ऑनलाइन वगैरह सर्च करें, आपने जहां से सर्च करना करें। शिलाजीत अगर आप इतनी सी चुटकी लेके उसको ग्रीन टी में डाल दें। अच्छा, ये खवातीन के लिए आमतौर पे ये बड़ा हार्ड होता है या पेस्ट आप उसको ऐसे पेस्ट वाइज करके डाल सकते हैं, लेकिन उसका फायदा तब ज्यादा होता है जब वो पाउडर की फॉर्म में हो। अच्छा। जैसे जो मेरा अपना पाउडर की फॉर्म में, और भी बहुत सारी कंपनीज पाउडर की फॉर्म में कर रही हैं। शिलाजीत, मक्का रूट, ट्राइबलिस ट्रेस्टिस, डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। पर सब शिलाजीत का पता कैसे चलता है कि जेन्युइन है? कुड़त्तन मारता है, कुड़त्तन, जैसे ओरिजिनल स्टीविया कुड़त्तन मारता है। शिलाजीत, बिटर इज ऑलवेज गुड, तो शिलाजीत भी कुड़त्तन मारता है। और आपके पास जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक स्टीविया वो भी कुड़त्तन मारता है जब जायका खत्म। ये जो व्हाइट स्टीविया होता है, ये व्हाइट स्टीविया तो एब्सोल्यूट, इट्स एब्सर्ड। व्हाइट स्टीविया मत खरीदें, उसके अंदर आपके पास शुगर एडेड होता है। इनफैक्ट उसमें ठीक ठाक हिडन आपके पास मैल्टोज एडेड होता है। किसी ने भी व्हाइट स्टीविया नहीं खरीदना, ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर स्टीविया खरीदें। वो होगा भी ग्रीन लेकिन होगा मीठा, बिल्कुल होगा ग्रीन। और मैं तो अपने क्लाइंट्स को कह देती हूँ कि आप जब मेरा स्टीविया चखेंगे आपको एंड में कुड़त्तन आएगी, क्योंकि असल स्टीविया वही है जो हरे पत्ते का स्टीविया है। यंगस्टर्स के अंदर जो आदमी हैं, बॉयज हैं, इनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस आते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं कुतुब साहब। और यंगस्टर्स में जो सबसे ज्यादा हार्मोनल इंबैलेंस है ना, जिसकी निशानदेही होती है आजकल लड़कों की, फॉरन ये फ्रंट लाइन रिसीड हो रही है ना, मेल पैटर्न बैलेंस हो रही है। अच्छा, अब ये ऑपोजिट है, जिनका टेस्टोस्टेरोन बहुत ऊपर हो ना, उनकी बैलेंस शुरू हो जाती है। और वो आपके पास जो फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन बहुत ऊपर है, उसको DHT कहते हैं, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये भी अच्छा है कि ये बुरा है? नहीं, बहुत ज्यादा तो कोई भी चीज अच्छी नहीं है ना। अब देखिए ना, उसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ये जब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा होता है ना, ये हेयर फॉलिकल को ऐसे जाके
जाके पकड़ता है और उसको फांसी लगा देता है। हेयर फॉलिकल का दम घुट जाता है, उसकी कंजेशन हो जाती है। इसका रास्ता क्या है? इसका मतलब जितने गंजे हैं इनके टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई है। मैं ऑन लाइव कहती हूँ, भी जाके चेक करवा लें बेशक, ठीक है। द थिंग इज दैट कि आपने DHT इनहिबिटर्स यूज करने होते हैं यहाँ पे। अब DHT इनहिबिटर्स कौन से हैं? आप जितना रेड मीट खाएंगे उसमें जिंक है, जितना आप सी फूड खाएंगे उसमें जिंक है। जिंक नेचुरल DHT आपके पास रिसेप्टर ब्लॉकर है। और टॉपिकल यानी अगर आपने स्किन पे अप्लाई करना हो तो DHT इनहिबिटर क्या है? प्याज और रोजमेरी, अनियन और रोजमेरी नेचुरल DHT इनहिबिटर्स हैं। इसका मतलब गंजे ना होने के लिए प्याज सर पे लगाया जाए। प्याज और रोजमेरी इनके शैम्पूज और ऑयल्स भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। आप बिल्कुल, मैंने अपने लॉन्च किए हुए हैं, प्याज का भी, रोजमेरी का भी, टी ट्री का भी। उनमें जेन्युइनली प्याज होता है? जेन्युइनली प्याज होता है। तो और वो शैम्पू में फिर बदबू नहीं आएगी? नहीं, उस शैम्पू में बदबू इससे नहीं होती है बिकॉज वो SLS फ्री होता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट फ्री होता है। जो ऑर्गेनिक शैम्पूज होते हैं आपके वो पैराबेन फ्री होते हैं, सिलिकॉन फ्री होते हैं, तो उसमें फिर कोई बदबू नहीं होती है। हाँ, खुशबू भी नहीं होती है, ये मैं बता दूं, लेकिन बदबू भी नहीं होती है। हाँ, लेस न्यूट्रल होता है। एक बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा है, लेट्स से कि वो एडोलेंस के अंदर आ रहा है, वहां तो हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं ना, वो एक्सेप्टेबल हैं और वो नजर भी आती हैं और वो आमतौर पे आवाम जो है वो समझती भी है। आवाज चेंज हो रही है, बाल आ रहे हैं, ये चीजें आ रही हैं। अब इस एडोलेंस की एज गुजर गई, 20 से लेके लेट्स से 40 तक के दरमियान में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बीमारियां ज्यादातर बीमारी के तौर पे हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहे हैं? जी, बेहतरीन बात कुतुब साहब। मैं बता दूं सबको कि ये जो आपके पास हार्मोनल इम्बैलेंस की रीज़न है, सबसे बड़ी रीज़न, अगेन वही हम इतनी बातें डायबिटीज़ पे पहले भी कर चुके हैं, हाइपर इंसुलिनीमिया है। मैं आपको बताऊं, जब आपका इंसुलिन ऊपर जाता है ना तो वो क्या करता है? वो टेस्टोस्टेरोन को नीचे लेके जाता है और जिसको ऊपर लेके जाता है ना एंजाइम को, वो है एरोमाटेज। एरोमाटेज जब आपके पास ऊपर जाता है ना तो वो आपको ये सारी ये जो सेंट्रीपिटल ओबेसिटी है ये करता है। अच्छा, आपके हॉट फ्लैशेस, औरतों में नहीं मर्दों में भी आपके ये जो मोटा पेट नीचे से होता है कमर से, ये जो पेट खाली मोटा होता है लेकिन टांगे और बाजू पतले होते हैं, सबसे बदसूरत मोटापा। बदसूरत एस्थेटिकली नहीं, हेल्थ की सेंस में कह रही हूँ कि आपकी जिंदगी के लिए बदसूरत, ठीक है? ये किस लिए हो रहा है? ये हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन ज्यादा बन रही है। इंसुलिन, आज मेरे सुबह एक क्लाइंट है, मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे मैसेज ड्रॉप किया था, डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं मेरे पेट क्यों मोटे हैं और मेरे बाजू और टांगे क्यों पतली हैं? तो मैंने कहा भाई आपका इंसुलिन ऊपर है। इंसुलिन को बहुत शौक है पेट पे चर्बी चढ़ाने का, वो चढ़ाता ही पेट पे चर्बी है, क्योंकि इंसुलिन वहां चर्बी चढ़ाता है जहां पे ऑर्गन हो। ऑर्गन का है यहाँ और यहाँ कोई ऑर्गन है? पेट के अंदर सारे ऑर्गन है, ऑर्गन सारे ऑर्गन है, तो वो आपको पेरिटोनियल ओबेसिटी करता है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, जिन मर्दों को हॉट फ्लैशेस हैं, आपको अपना लिवर डिटॉक्स करने की जरूरत है। हॉट फ्लैशेस से मतलब एकदम गुस्सा आता है? एकदम कान गर्म नहीं, हॉट गुस्सा नहीं, एकदम आपके कान गर्म हो गए हैं, आपका मुंह लाल हो गया, जैसे औरतों को होता है मेनोपॉज में, इस तरह मर्दों को भी होता है, और एकदम ना पसीना आना शुरू हो गया। एक्चुअली आपके लिवर में एक हार्मोन होता है SBHG, सेक्स बाइंडिंग हार्मोनल ग्लोबुलिन। ये क्या करता है? अगर SBHG कुतुब साहब अगर ये जरूरत से ज्यादा हो तो ये पता है क्या करता है? ये जाके टेस्टोस्टेरोन को लॉक कर देता है, कहता है अब निकल के दिखाओ। टेस्टोस्टेरोन अपना फंक्शन नहीं कर सकता। ये SBHG कब ज्यादा होता है? जब आपके आसपास सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, सोय प्रोडक्ट्स, जंक फूड बहुत ज्यादा हो। अगर आपको हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं मर्द हजरात, तो अपना लिवर डिटॉक्स करें। लिवर किस तरह डिटॉक्स करेंगे? जी, क्रूसीफेरस सब्जियां खाएं। क्रूसीफेरस में गोभी आ जाता है, पालक आ जाता है, जो जरा अफोर्ड कर सकते हो ब्रोकली ले लें, केल आ जाता है आपके पास, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आपके। दूसरा आपके पास लिवर डिटॉक्स हो सकता है, किसी भी अच्छी कंपनी का सिंथेटिक मिल्क थिसल सप्लीमेंट ले ले, 250 से 500 मिलीग्राम। मिल्क थिसल आपके पास क्या है? चाइनीज हर्ब है सिलीमेरीन, जिसका बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, आपके पास लिवर डिटॉक्स करती है। कोलीन, अब आप जिन लोगों ने लिवर डिटॉक्स करना वो कहेंगे हम अंडे की जर्दी और हम गोश्त क्यों खाएं? कोलीन इतना बड़ा लाइपोट्रोपिक एजेंट है ना, यानी लिवर की फैट कम करने वाला। कोलीन सबसे ज्यादा होता ही अंडे की जर्दी और बीफ में है। आपके अंडा खाने से लिवर का जो फैट है वो कम होगा, साफ होता है, डिटॉक्स होगा। मैं 2-2 3-3 जर्दियां खाती हूँ, मैं तो आज जर्दी समेत। डॉक्टर साहब जिंदगी सारी गुजर गई, लोगों ने हमें डॉक्टर्स ने बताया कि जर्दी नहीं खानी। गलत कह रहे हैं सारे, बेशक मेरे पीछे पड़ जाएं, ठीक है? जर्दी अच्छा, इसमें देसी वलायती का कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? अब ऑफ कोर्स देसी होगा तो अच्छा होगा, जितना आपके पास देसी अंडा होगा, जितना उसका ऑरेंज जो आपके पास मोस्टली योक होती है ना, अनलेस एंड अनटिल उसको इंजेक्शन लगा के या कुछ इस तरह से नहीं किया गया। ज्यादा ऑरेंज होने का पता है क्या मतलब है? कि उस अंडे में कैरोटीन ज्यादा है। कैरोटीन आपके पास, विटामिन ए जो होता है ना वो या आपके पास ऑरेंज कलर का होता है या पर्पल कलर का होता है। तो अगर अंडे की जर्दी ऑरेंज ज्यादा है, इसका मतलब उसमें विटामिन ए ज्यादा है।
वो लेना चाहिए। हाँ, और जो देसी अंडा उसका ऑरेंज ज्यादा होता है, दिस इज ऑलवेज गुड। और अगर वो आपके पास उस हैन वेराइटी का है जो आपके पास फ्री केज वेराइटी होती है ना, यानी हैन अच्छी इन्वायरमेंट में रही हो, उसको फ्री केज वेराइटी, हैन को भी स्ट्रेस ना रहे तो अंडा अच्छा होता है। हैन को भी स्ट्रेस होता है? हैन को भी स्ट्रेस होता है, मुर्गियों को भी स्ट्रेस होता है, गौर करना। जी कुतुब साहब, और आपको पता है स्ट्रेस वाली मुर्गियों के अंडे अच्छे नहीं होते। स्ट्रेस वाली मुर्गियों के अंडे अच्छे नहीं होते जी। कल मेरे पास एक क्लाइंट आई थी और वो इतनी टेंशन में थी और वो कह रही थी मैंने कंसीव करना है, मैंने कहा नहीं करने दूंगी। आप पहले अपना स्ट्रेस कम करें क्योंकि वो बच्चे में जाता है। उसी तरह अगर मुर्गी जो है वो स्ट्रेस वाली वैरायटी में जाएगी तो वो स्ट्रेस वाला अंडा पैदा करेगी। पर सब ये जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आमतौर पे बहुत से फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे मेडिसिन आती हैं डिटॉक्स करने के लिए, ये क्या चीज़ होती है? बहुत सारी अच्छी भी होती हैं। अच्छा, चाहे मेरी नहीं है अगर, लेकिन जो अच्छी होती हैं वो अच्छी होती हैं। जैसे मिल्क थिसल, आपको किसी भी अच्छी कंपनी अपनी रिसर्च जरूर करें, कंपनीज की रिसर्च जरूर करें, रिव्यूज जरूर पढ़ें। मिल्क थिसल अच्छा है। अब जैसे ग्रीन पाउडर्स होते हैं आपके पास, वो भी एक तरह से लिवर डिटॉक्सिंग है ना आपके पास। चिया सीड्स बहुत अच्छा लिवर डिटॉक्स है। चिया सीड फाइबर भी बहुत अच्छा है, आपकी गट और बाल मूवमेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। बट देन अगेन आपने ये देखना है कि कहीं आपको फाइबर से प्रॉब्लम तो नहीं है। जिन लोगों को फाइबर से प्रॉब्लम है उनको ग्रीन पाउडर से भी प्रॉब्लम होता है। फाइबर से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? फाइबर से प्रॉब्लम हो सकता है ना कुतुब साहब कि कुछ लोगों का स्टमक फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए ना मैदे को मेहनत करनी पड़ती है। अब जिन लोगों के स्टमक का एसिड इतना ज़्यादा नहीं है, मैदा वीक है, इंटेस्टाइन इतनी अच्छी फंक्शन नहीं करी, स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, उनको फाइबर तंग करेगा। अभी कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो लोग दाल और सब्जी खा के तंग होते हैं। आप फाइबर से दूर रहें। आप समझ आए, आपको फाइबर वाले दाल और सब्जी खा के तंग होते हैं ना, वो फाइबर ना खाएं। अब हमारे यहाँ पे कुतुब साहब कितना नॉर्मल समझा जाता है ना कि भिंडी, गोभी या माश की दाल खाओ तो तबीयत खराब होगी। नॉर्मल है ना? जी बिल्कुल। ये नॉर्मल नहीं है। हम कहते हैं बादी है। नहीं होनी चाहिए बादी से तबीयत खराब। बादी से अगर तबीयत खराब हो रही है इसका मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया ज़्यादा है। बैक्टीरिया होना चाहिए लार्ज इंटेस्टाइन में। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, गलत जगह पे होगा, तो खाना जिस जगह पे नहीं फर्मेंट होना चाहिए उस जगह पे फर्मेंट होगा। फर्मेंट होगा तो आपको गैस और ब्लोटिंग होगी। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इससे ऊपर वाले एरिया से अपने आप को फिक्स करना शुरू करें, स्टमक के एरिया से। स्टमक में तेजाब बढ़ाएं। मेरी तरह जो लोग बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें 3 से 4 ड्रॉप्स का पानी के ग्लास में। यस। लेकिन ये जो एप्पल्स साइडर है जी, ये इसका विनेगर जो है ये ऑर्गेनिक होना चाहिए या सिंथेटिक? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंथेटिक तो कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए कुतुब साहब। रॉ होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, अनफिल्टर्ड होना चाहिए, विद मदर होना चाहिए। ये इससे क्या चार क्राइटेरिया है। विद मदर से मुराद है कि ये कभी एक्सपायर नहीं होता, आप इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेते हैं जनाब एक छोटा सा वक्फा और वापस आते हैं और वो जो मोटा पेड़ यहाँ से होता है उस पर बात करते हैं कि जनाब इसके कॉजेज क्या हैं और इसके फिर इफेक्ट क्या होंगे, क्या हेल्थ पे इफेक्ट होंगे या आगे भी इफेक्ट ऐसे हो सकते हैं कि अगली नस्ल तक आप प्रॉब्लम को लेकर चले जाएं। वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपने फरमाया कि एप्पल सिड्रा जो लेना है वो अच्छा है और ऑर्गेनिक लेना चाहिए और ये कभी भी एक्सपायर नहीं होता। ये बताइए अगर लोगों को पहले से किसी को तजाबियत का प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, तो क्या वो भी ले सकता है? लव द क्वेश्चन। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है गर्ड को लेके कि गर्ड एसिडिटी आपके पास होती है स्टमक में तेजाब ज़्यादा होने की वजह से। 90% ऑफ द केसेस में गर्ड आपके पास होता है स्टमक में तेजाब कम होने की वजह से। अब आपको वो तंग क्यों कर रहा होता है, मैं आपको कम होने की वजह से? जी, ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ आपको वो तंग क्यों कर रहा होता है। एक्चुअली जो हमारे स्टमक और फूड पाइप को एसोफेगस कहते हैं, उसके बीच जो ढक्कन होता है LES, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, स्टमक में तेजाब जितना बेहतरीन होगा ना, ढक्कन ऐसे बंद रहेगा। अब जब स्टमक में तेजाब कम होगा, उसका स्टिमुलस गया, ढक्कन ऐसे खुल जाएगा। अब स्टमक में तो तेजाब होना चाहिए भाई, जो चीज जहाँ पे होनी चाहिए वो वही है। अब ढक्कन खुल गया तो होगा क्या, तेजाब ऊपर आना शुरू होगा। अब इसका हल क्या है? जो तेजाब है मैं उसको भी मार दूं, ये उसका हल है या उसका हल ये है कि मैं तेजाब को वापस ज्यादा करूं ताकि ढक्कन बंद हो? क्या बात है। तो ढक्कन को बंद करना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, आई एम वेरी सॉरी बट मैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एंटासिड्स के अगेंस्ट हूं, मैं इस पर वीलॉग्स भी करती हूं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जब आप इनिशियली देते रहते हैं पेशेंट को, अब शुरू में क्या होता है क्योंकि वो ऊपर आ रहा होता है, क्रोड कर रहा होता है एसोफेजियल लाइनिंग को, तो थोड़ी देर सुकून मिलता है। जितने सारे लोग जिनको ना एंटासिड्स लेके 2 महीने सुकून रहे और उसके बाद बहुत ही शदीद तबीयत खराब हुई, आप सबका एसिड कम था, आपको गलत ट्रीट किया गया है, तो एप्पल साइडर विनेगर लेना चाहिए। एप्पल साइडर विनेगर सिर्फ उनको नहीं लेना चाहिए जिनको कोल्ड स्ट्रेस है। मैं चाइनीज मेडिसिन बड़े शौक से पढ़ती हूँ, उसमें टर्म यूज होती है कोल्ड स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस। चाइनीज मेडिसिन इज टू गुड। कोल्ड स्ट्रेस का मतलब है कि आपको सिट्रस सूट नहीं कर रहा है, आपको ठंडा सूट नहीं कर रहा है, और हर इंसान को अपनी बॉडी का सबसे बेटर, मुझे पता है मुझे क्या सूट नहीं करता, आपको पता होगा आपको क्या सूट नहीं करता। जितने लोगों को ठंडे चीजें सूट नहीं करती हैं ना, आपने AC भी नहीं लेना।
जिस्म की तासीर इज़ अ वेरी रियल थिंग, हर इंसान के जिस्म की अच्छा, तासीर। ये एप्पल साइडर जो मिलता है बाजार से, ये बड़ा फास्ट होता है, इनकी बड़ा तुर्श होता है, सिरका इसमें तुर्श ज्यादा तो होता है, इट इज़ वेरी एसिडिक, होता ही तुर्श है। इसलिए कुतुब साहब इसको कहते हैं, मेरा अपना भी है और मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा कहती हूँ कि इसका आप स्ट्रॉ से लें वरना दांत उड़ जाएंगे। इसको अच्छा। हमेशा, मैं खुद इसमें भी पानी straw से मिक्स लेती करना हूँ। चाहिए? पानी ठीक ठाक मिक्स करना करना चाहिए और इसको नाश्ते से 30 मिनट पहले लेना चाहिए या सुबह एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए। उसका भी मैं लॉजिक बताती हूँ। कैसा है? 30 मिनट, सॉरी बेस्ट कौन सा है? मैं 30 मिनट पहले लेती हूँ। ठीक। उसकी रीजन ये है कि एप्पल साइडर विनेगर इंसुलिन भी लोअर करता है, क्रेविंग और एपेटाइट रिड्यूस एक करता है। टेबल स्पून अगर मैं एक ग्लास में डालूं तो काफी? Tablespoon is too much if you have never tried it before. अच्छा। Personally, I also use 3 to 4 drops. टीस्पून लेना चाहिए एक? टीस्पून आप यूज कर लें और पानी के बड़े ग्लास में, एंड नेवर विदाउट अ स्ट्रॉ, वरना दांत उड़ जाएंगे। खराब हो जाएंगे। इट इज वेरी एसिडिक। और ये हम क्यों दे रहे हैं? ये हम सिर्फ स्टमक में तेजाब बढ़ाने के लिए नहीं दे रहे हैं, ये हम इसलिए दे रहे हैं कि हमने अपनी क्रेविंग्स भी रिड्यूस करनी है। पेट इससे बहुत जल्दी पतला होता है, लेकिन ये नहीं कि उसके बाद कुछ भी खा लें, मतलब बाकी भी चीज़ें रूटीन ठीक करके आपकी इंसुलिन लेवल इससे नॉर्मल होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बहुत क्या अच्छा बात है। इसी एप्पल साइडर विनेगर इज द सस्ती तरीन रेमेडी टू सेव योर लाइफ, आई स्वेयर। अच्छा, ये फरमाइए कि जब आपने फरमाया कि आम बच्चे जब बड़े भी हो रहे हों और 40s के करीब भी आके, खास तौर पे जो फैट है वो हिप्स के ऊपर और पेट के ऊपर जो है ये काफ़ी चलता है, आप ये कह रही हैं कि ये इसलिए होता है क्योंकि आपका इंसुलिन लेवल ज़्यादा हो रहा होता है? बिल्कुल, औरतों में इसलिए हिप्स पे ज़्यादा आता है क्योंकि औरतों में तो फैट डिस्ट्रीब्यूशन अल्लाह ताला की तरफ से वो एरिया ही वहाँ पे ना कि ज़्यादा आएगा। औरतों में जब एस्ट्रोजन कम होता है ना, खवातीन में, तो एस्ट्रोजन कम होता है तो मसल मास लूज होता है और चर्बी ज़्यादा होती है। थोड़ा बहुत नेचुरल है, डोंट स्ट्रेस ओवर इट। लेकिन अगर ये ज़रूरत, थोड़ा बहुत तो होगा, डेफिनेटली चेंज आएगा, लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली आपकी गलतियाँ और कोताहियाँ। और जिन मर्दों में फैट इन एरियाज पे आ रहा है और छाती पे आ रहा है, आपकी बॉडी में फीमेल हार्मोन ज़्यादा है। अब उसको फीमेल हार्मोन ज़्यादा है, चेक कैसे करेंगे आप? फरमा रही थी कि इंसुलिन ज़्यादा है। इंसुलिन भी ज़्यादा, अगर मर्दों के उस एरिया पे फैट आ रहा है जहाँ पे औरतों को आना चाहिए, ठीक, जैसे छाती वाले एरिया पे, हिप्स वाले एरिया पे, बहुत सारे मर्द होते हैं जिनके छाती वाले एरिया पे फैट होता है और इस पे बात करनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, आप उसको चेक कैसे करेंगे। अगर मर्दों के छाती वाले एरिया पे फैट है और वो नरम है, इसका मतलब है वो चर्बी है, वजन कम करें। लेकिन अगर वो सख्त है, इसका मतलब है आपका फीमेल हार्मोन ज्यादा है। अब आपका फीमेल हार्मोन ज्यादा है तो अगर फीमेल हार्मोन ज्यादा है तो डॉक्टर साहब फिर टेस्टोस्टेरोन कम होगा? फिर डेफिनेटली, क्योंकि कुतुब साहब ये टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन बैलेंस में एग्जिस्ट करता है ना, एक ऊपर दूसरा नीचे, दूसरा ऊपर एक नीचे होता तो मर्द और इस सूरत के अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी भी कम होगी। डेफिनेटली एक गायनेकोमेस्टिक, इसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, एक गायनेकोमेस्टिक मर्द है तो डेफिनेटली उसका टेस्टोस्टेरोन भी कम होगा, उसकी फर्टिलिटी भी कम होगी, लिबिडो भी कम होगा, एंड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद दैट। इसका मतलब वो जो लोग हम कहते थे कि पेट मोटा हो तो हम समझते थे कि ये बड़ा हेल्दी काम है, वो हेल्दी नहीं है, वो बीमारियों का घर है। डॉक्टर साहब, मोटे पेट होने के साथ क्या ये ज़रूरी है कि लिवर फैट भी हो? 100% कुतुब साहब, लिवर पे अच्छा, मैंने उस दिन किया था एक अपने YouTube चैनल पे, वो बड़ा मैंने अच्छा किया था कि आपके पास 4 टाइप की बेली होती है। एक लिवर बेली होती है, एक थायराइड बेली होती है, एक एड्रीनल बेली होती है, एक हार्मोनल। अभी बता देती हूँ। एक पेट का मोटापा होता है आपके पास फैटी लिवर वाला, एक आपके पास होता है एड्रीनल। कौन सा वाला? जो इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है ना, अगर बहुत स्ट्रेस में कॉर्टिसोल निकलेगा, स्ट्रेस हार्मोन आपके पास बढ़ेगा, तो वो एड्रीनल बेली है जो टेंशन की वजह से है। अच्छा, और ये मोस्टली इमोशनल टेंशन होती है। हार्मोनल बेली, हार्मोनल ये वाली है जिन मर्दों और औरतों के एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन खराब है। और एक है थायराइड बेली, स्पेशली अगर थायराइड ग्लैंड आपका। हार्मोनल बेली जो होती है ना, वो नॉर्मली सिर्फ यहाँ पे होती है, और जो एड्रीनल बेली होती है वो भी निकली होती है, लेकिन वो बैलून की तरह नहीं होती। जो लिवर बेली होती है वो बैलून की तरह होती है। अच्छा। और थायराइड बेली बैलून की तरह नहीं होती, लेकिन सिमेट्रिकल होती है और थोड़ी सख्त होती है। ठीक। और साथ क्योंकि आप और बायोकेमिकल टेस्ट भी कराते हैं तो ऐसे पता लग जाता है। थायराइड अगर हो तो बेली मोटी हो जाएगी? बिल्कुल, अगर हाइपोथायराइड हो जाएगी, क्योंकि आपका सारा मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा ना, डाइजेशन इफेक्ट होगी। जिस पेशेंट को हाइपोथायराइड हो उसका तो कॉन्स्टिपेशन ही जान नहीं छोड़ती। जिस इंसान को कॉन्स्टिपेशन होगी उसका पेट फूलेगा। वाह, अच्छा, कॉन्स्टिपेशन का ताल्लुक जो है वो आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से भी है? आईबीएस में 2 पैटर्न होते हैं, आईबीएस विद डायरिया, आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन। डिफर्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। मोस्टली आईबीएस डायरिया के साथ होता है, लेकिन मेरे पास पेशेंट्स आईबीएस के कॉन्स्टिपेशन के साथ भी आते हैं, तो फिर उनकी रिकमेंडेशंस चेंज हो जाती हैं। जो मेरे पास पेशेंट आईबीएस कॉन्स्टिपेशन के साथ आते हैं उनका मैं फाइबर ज़्यादा कर देती हूँ, जो डायरिया के साथ आते हैं मैं फाइबर कम कर देती हूँ। जो कॉन्स्टिपेशन के साथ आते हैं उसको मैं मैग्नीशियम दे देती हूँ, जो डायरिया के साथ आते हैं उसको मैं प्रोबायोटिक दे देती हूँ। सो वो एक चेंज करती है। ज़्यादा प्रोबायोटिक खाना भी नुकसानदेह है? देखिए,
अव्वल तो प्रोबायोटिक में बता दूं ये गुड बैक्टीरिया है जो कि गट के अंदर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। जी बिल्कुल। अब जाहिर है अगर आप रोज 50 से 60 बिलियन दिन में 2-2 बार CFUs प्रोबायोटिक खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। कितना लेना चाहिए? हर एक पे डिफर करता है। मैं नॉर्मली क्लाइंट्स को कहती हूँ, जैसे अगर कभी किसी ने, मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने बस 5 बिलियन CFU से स्टार्ट किया था। खुद पर्सनली मैंने जब 3 साल पहले स्टार्ट किया था एकदम आई गॉट कॉन्स्टिपेटेड बिकॉज ज्यादा डोज 25 बिलियन स्टार्ट कर दी। आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें, 5 बिलियन CFU से स्टार्ट करें, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन, जब बॉडी उसको बर्दाश्त कर लेती है उसको थोड़ा और बढ़ाएं, फिर थोड़ा और बढ़ाएं और आहिस्ता आहिस्ता 25 बिलियन CFU पे जाएं। डॉक्टर साहब, जिनके ये पेट मोटे हैं और उनको इंसुलिन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब कभी लाइफ में ये चांस ज़्यादा है कि वो डायबिटिक हो जाएं? हाँ, अब होंगे प्री डायबिटिक। ऐसा कैसे हो सकता है किसी की इंसुलिन ज्यादा हो प्री डायबिटिक ना हो? प्री डायबिटीज तो इंतजार इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। लो, मेरे पास कल एक बच्ची आई थी, 24 साल की बच्ची हुई, ठीक है, तो हालांकि अपने उसके अबू हिस्टोपैथोलॉजिस्ट एंड एवरीथिंग, एंड शी वाज प्री डायबिटिक और शी वाज इंसुलिन रेजिस्टेंट। और वही जो आपको पता है कि अब पूरी रात जो बच्चे जागते हैं वो 16-17 साल के बच्चे प्री डायबिटिक होते हैं आजकल। तो अल्लाह माफ़ी दे, pre-diabetic, PCOS, insulin resistance because of the unhealthy lifestyle and because of so many other factors. अच्छा डॉक्टर साहब, किस तरह का मोटापा अच्छा मोटापा है? कोई मोटापा अच्छा मोटापा नहीं है, लेकिन एक बॉडी टाइप होती है पियर शेप्ड बॉडी, नाशपाती जैसी बॉडी। अगर आप ऊपर से पतले हैं ना और आपकी टांगे मोटी हैं, आप हेल्दी हैं। ठीक जी, बस that's a pear shaped body is the healthy body, and mostly people and women who have a pear shaped body have a good reproductive potential. रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी अच्छा। अच्छा, ये फरमाइए कि अगर लिवर फैट हो तो डाइट कैसी करनी चाहिए कि कम हो? जी, सबसे पहले तो आपको कीटो और इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले जाना चाहिए, और दूसरी बात ये कि आपको क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स डाइट में बहुत ज्यादा इंक्लूडेड रखने चाहिए, और ये गोभी वगैरह ग्रीन वेजिटेबल्स। अच्छा, और एक गलती ना कीजिएगा कुतुब साहब, लोग पता क्या करते हैं, फैटी लिवर में ना फैट खाना छोड़ देते हैं। आपने फैट खाना नहीं छोड़नी है, आपकी जो फैट को बर्न करने वाले एजेंट हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, लिवर की फैट को खाता है, कोलिन खाता है, वो किस में है? वो गोश्त और अंडे में है। तो आपने ये चीजें खानी नहीं छोड़। ओमेगा 3 वैसे भी लिया जा सकता है एज अ विटामिन। I never prescribe iron supplements and omega 3 supplements and vitamin C to my clients. Why? Reason being, आयरन जो फ्री आयरन होता है ना आपे, वो बैक्टीरिया को भी फीड करता है, और मोस्टली आयरन सप्लीमेंट्स में फ्री आयरन होता है। और दूसरा फ्री आयरन आपके पास क्या करता है, ये सबसे पावरफुल जो ऑक्सीडेंट स्पीशीज है ना नेचर में, वन ऑफ देम, बॉडी में फ्री रेडिकल्स को अट्रैक्ट करता है, प्लाक बनाता है कोलेस्ट्रॉल का। नेवर टेक एन आयरन सप्लीमेंट, देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स, गो टू एन इंटेलिजेंट डॉक्टर। दूसरी चीज आपके पास जो ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 में आपके पास होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मैं अपने क्लाइंट्स को समझाती हूँ, पुफ उड़ गया। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो इतना ज्यादा वॉलेटाइल है, आप समझ रहे हैं, इतना कमजोर है। अल्लाह ताला ने उसको जमीन के नीचे प्रोटेक्ट किया होता है, और वो जमीन के नीचे प्रोटेक्टेड रहता है सनलाइट से। जैसे वो बाहर आता है ना, वो शेल्फ पे अगर बोतल में भी पड़ा हुआ है, वो डिस्ट्रॉय हो गया, आपको ओमेगा 3 खाने का कोई फायदा नहीं हुआ। एंड द थर्ड थिंग इज विटामिन सी। मैं क्यों नहीं रिकमेंड करती? मैं वापस आ जाऊं वक्त से, फिर विटामिन सी की बात करते हैं, लेते हैं छोटा सा वक्त। ये विटामिन लेने नहीं है जो कि इस वक्त दुनिया में लोग इस तरह ले रहे हैं जैसे कि इसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। विटामिन सी और ये ओमेगा 3 जो है ये ले रहे हैं। वापस आते हैं, बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने फरमाया कि ये जो ओमेगा 3 है ये भी नहीं लेना चाहिए और विटामिन सी भी नहीं लेना चाहिए, जबकि जब से कोविड आया है तब से तो ये रिकमेंडेड हाईली था कि ये लेना चाहिए। विटामिन सी आप क्यों लेते हैं? विटामिन सी आप इसलिए लेते हैं कि आपको विटामिन सी का फायदा मिले। आप किसी भी बड़ी कंपनी का कितने भी डॉलर का विटामिन सी उठा के लें, उसमें सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आपको पता है विटामिन सी किस किस चीज से बनता है? सिर्फ एस्कॉर्बेट से नहीं बनता, उसमें जे फैक्टर होता है, उसमें विटामिन सी के अंदर भी विटामिन के होता है, उसमें कॉपर होता है, और उसमें पी फैक्टर होता है। आपको पता है आपकी इम्यूनिटी किस चीज से इंक्रीज होती है? पी फैक्टर से, जिसको बावल फ्लेवोनाइड फैक्टर कहते हैं। आपको पता है वो किस में है? वो आंवला में है, वो अनियन में है, वो गोभी में है। वो आपके पास ये जो आप बाजार से विटामिन सी ले रहे नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं कि 500 मिलीग्राम से मैं जानती हूँ लोगों को। मैं उस टाइम कहीं जॉब करती होती थी, तो मुझे याद है जो मेरे अंडर डेमो काम करती थी वो कहती थी आज मैं 2000 मिलीग्राम विटामिन सी लेके आई हूँ। 500 मिलीग्राम से ऊपर निकल जाता है। So just don't do it, don't take it. अच्छा, ये भी बता दीजिए कि K2 विटामिन और जिंक का कॉम्बिनेशन मैग्नीशियम के साथ ये बड़ा कॉमन है आजकल। मैग्नीशियम, K2 और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा कॉम्बिनेशन प्रोवाइडेड अगर वो अपनी RDA रिकमेंडेड डेली अलाउंस में है। जैसे जिंक की मिनिमम रिकमेंडेड डेली अलाउंस 15 से 20 मिलीग्राम है। मैग्नीशियम की अगर कोई मिनिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस में भी है, मैं उसको कम से कम 250 मिलीग्राम तो दूंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा मल्टीविटामिन ले रहे हैं ना जो इन RDA से नीचे, आप पैसे जाया कर रहे हैं। RDA पढ़ लिया करें।
आरडी से मुराद रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना मिलीग्राम कितना लेना है? कॉम्बिनेशन में कोई हर्ज नहीं है, बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने शुरू होने वाले हों तो उसकी इंडिकेशंस कैसी आएंगी? अगर आप एकदम रात को सो के उठते हैं ना 2 से 3 और आपका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में है, आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। अरे जी हाँ, कहीं सोचा हैया ते हार्मोनल इम्बैलेंस जी बिल्कुल होए 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 होए। अच्छा, ब्लड प्रेशर का विदाउट मोटापा हाई होना भी हार्मोनल इम्बैलेंस की निशानी है। इसका मतलब है कि आपका एंजियोटेंसिन और आपका कोर्टिसोल जो है वो चीजें आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं। एक और मैं आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की निशानी बताऊं आदमियों में, जितने भी मोटे आदमी है ना, ये आपकी टांगों की नाड़ें फूली हैं, जिसको वेरिकोज वेन और स्पाइडर वेन भी कहते हैं। आपका ईस्ट्राडायोल ज्यादा है। ईस्ट्राडायोल बड़ा पावरफुल फीमेल हार्मोन होता है जो कि प्रेगनेंसी में औरत को पित्ते की पथरी करवा देता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर औरत का वो हो जाए ना मिसमैनेज, मैं आपको बताती हूँ कैसे, वो लिवर को अफेक्ट कर सकता है, बाइल को अफेक्ट करता है, बाइल का स्लज बनता है, पित्ते की पथरी करा देता है। मर्द में अगर ईस्ट्राडायोल आपका ऊपर हो तो क्या होता है, वो करता है वेजोडाइलेटेशन, नाड़ों को फुला देता है। अब क्या होता है कि वेसल्स बल्की हो जाती है, वीक हो जाती है, अपना टोन लूज कर देती है, ब्लड वापस बैकअप करता है। इसका हल क्या है? इसका हल वेट लॉस के साथ ये है कि एक आप सी कैल्प इस्तेमाल करें। सी कैल्प थायराइड के पेशेंट्स को भी देते हैं, आयोडीन रिच है, हेल्प करता है। और एक हर्ब होती है इफ सी कैल्प कुतुब साहब KELP, और अगर एक हर्ब होती है आप ले सकें हॉर्स चेस्टनट, इट इज अमेजिंग। ये क्या करती हैं? ये दोनों एस्ट्राडायोल इनहिबिटर्स हैं, एस्ट्राडायोल को जाके इनहिबिट करती है। इसलिए हर साइंस इज ब्यूटीफुल, साइंस इज ब्यूटीफुल, यू नो। वाह वाह वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रिगर क्या चीजें करती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस को? सबसे पहले मोटापा। दूसरा आपके पास जितने भी जंक और प्रोसेस्ड फूड है, और अगेन मर्दों और औरतों दोनों में आपके पास हार्मोनल इम्बैलेंस की रीजन टॉक्सिक एस्ट्रोजन है। दोनों में टॉक्सिक एस्ट्रोजन प्लास्टिक में है, नॉन स्टिक की हम कितने महंगे पैसे खर्च करके नॉन स्टिक लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। और तीसरी आपके पास जितने भी सिंथेटिक शैम्पूज और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, मर्द कॉस्मेटिक्स तो यूज करते हैं लेकिन शैम्पूज तो यूज करते हैं ना, कंडीशनर्स तो यूज करते हैं। मर्द सोय प्रोडक्ट्स मत लिया करें, क्योंकि हमारे पास जितने भी मेजॉरिटी सोय प्रोडक्ट्स है ना, उसमें टॉक्सिक एस्ट्रोजन है। मर्दों ने अगर सोय लेना है, प्लीज फर्मेंट हुआ हुआ सोय लें। जितने भी आपके पास चाइनीज खाने हैं उसमें सोय प्रोडक्ट्स हैं, दे आर फिल्ड विद टॉक्सिक एस्ट्रोजन। एल्कोहलिक्स में हार्मोनल बैलेंस हो ही जाता है, क्योंकि अल्कोहल लिवर को पड़ जाता है ना, तो जिसका लिवर खराब होगा। सर जब आप कहती हैं कोई मोटा है, मोटापा है, मोटा किसको कहेंगे? मोटा मैं किसी भी ऐसे इंसान को कहूंगी जिसका पेट निकला हुआ है। और अगेन अगर किसी का BMI 25 से ऊपर नहीं भी है ना, जो एक नॉर्मल क्राइटेरिया, लेकिन उसका पेट निकला हुआ है, मैं उसको मोटा कहूंगी। पेट निकला हुआ मोटे, आपकी चर्बी है, चाहे आपका वजन टोटल कम भी है, चाहे टोटल वजन कम भी है, लेकिन आप मोटे, आपका पेट क्यों निकला हुआ है? नहीं निकला। अगर पेट निकला हुआ है तो कुतुब साहब वही जो मैंने आपको 4 टाइप की बेलीज बताई। पाकिस्तान तो सारा ही बीमार है। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान में तो आप गौर करें कि बच्चों से लेके बड़ों तक वो पेट बेल्ट के ऊपर आया होता है। बहुत खुशी से हमारे यहाँ लोग ये बहुत खुशी से करते हैं। वी ऑल कैरी फैटी लिवर, we are prone to diabetes. Unfortunately, all of us, unfortunately, जो अपना ख्याल नहीं रखते। एक्चुअली यहाँ पे जितने लोगों को अवेयरनेस है, उनको भी तब अवेयरनेस आती है जब उनके पिछले 25-30 साल बेड़ा गर्क हो चुका होता है, तो the damage is there, you know. डॉक्टर साहब, ये आम तौर पे कंप्लेंट होता है कि रात को टांगों में दर्द होती है, इसकी क्या कॉज होती है? क्या जबरदस्त बात है। 2 कॉजेज हो सकती हैं, एक B विटामिन की कमी हो सकती है, B1 विटामिन की कमी, और एक मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। तीसरी हो सकता है विटामिन D की कमी हो, लेकिन इसके अलावा चौथी रीजन नहीं हो सकती। आप ये तीनों एड्रेस करके देख लें, दर्द चली जाएगी टांगों की। वैसे नॉर्मली B1 विटामिन की कमी होती है। B1 विटामिन की कमी से एक वो चीज होती है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। मेरे पास मेरे पास इतनी क्लाइंट्स आई थी जो रात को सो नहीं सकती, टांगे हिला रही होती हैं, लेटी हुई, इतनी वो के और टांगों में दर्द। अच्छा, ये एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है? नो, दिस इज B1 विटामिन की कमी। आपको पता है B1 विटामिन की कमी से डरावने ख्वाब भी आ सकते हैं। मैंने अपनी क्लाइंट्स के डरावने ख्वाब छुड़वाए हैं B1। वाह जी, आप कर लें जादू टूना। यहाँ पे पता चला कि कमी जो है वो विटामिन B1 की है। वाह जी वाह। अच्छा, जब विटामिन B लेना चाहिए तो जैसे कहते हैं कौन सा लेना चाहिए? कंपाउंड लेना चाहिए, कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए? इट्स ऑलवेज अ ग्रेट थिंग। अगर आप खाली B1 ले रहे हैं तो कम से कम 1000 mcg पे जाएं। अगर आप खाली B1 नहीं ले रहे, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि 8 तरह के B विटामिन्स हैं, तो इट्स बेटर टू गेट अ कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छी इंपोर्टेड कंपनीज हैं, इसमें सारे 1 2 3 4 बहुत अच्छी 3-4 इंपोर्टेड कंपनीज हैं जो डिलीवर। हाँ जी। अच्छा, अगर कोई बच्चा है और उसको यही फैट का प्रॉब्लम है, तो क्या उसको भी इंसुलिन का प्रॉब्लम होगा? डेफिनेटली, और वो माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है, और वहाँ तो माँ बाप को भी काउंसलिंग की। पेट कम करने से ये रिवर्स हो सकता है? 100%, 100%। एक ऐसा बंदा नहीं है जो अपना डायबिटीज रिवर्स नहीं कर सकता। अगर डायबिटीज टाइप 2 की बात कर रही हूँ, टाइप 1 का कंट्रोल आप कह रही हैं
कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो डायबिटीज रिवर्स नहीं कर सकता मेहनत टाइप से। 2 को रिवर्स नहीं कर सकता। एक ऐसा नहीं है जो मेहनत से रिवर्स नहीं कर सकता। टाइप 2 की बात कर रही हूँ। डॉक्टर साहब मैं फिर आपकी स्टेटमेंट ले लूँ, आप फरमा रही हैं कि डायबिटीज टाइप 2 जो है जी कुतुब साहब, ये रिवर्स हो जाएगा। मैं अपने ऑफिशियल पेज पे पब्लिकली ये बहुत बार क्लेम कर चुकी हूँ कि ये रिसर्च्ड मेथड ऐसा है। बंदा नहीं है कि मैं तो करके दिखा रही हूँ। आई एम वॉकिंग द टॉक। वाओ, ठीक है ना। तो आप अगर, लेकिन इफ समबडी वांट्स टू यू नो डू दैट नज़्मो ज़ब्त, मेरे पेशेंट बने ना बने, लेकिन अगर किसी को ये नज़्मो ज़ब्त और ये तरीका समझ जाता है, ये डॉक्टर साहब ये तो एक रेवोल्यूशनरी सी बात है ना कि डायबिटीज 2 के साथ, तो अगर हम डायबिटिक 2 डिक्लेयर्ड नहीं है तो हम कम से कम कैरियर जरूर हैं कि हम पोटेंशियल रख रहे हैं। और कुतुब साहब द बैड थिंग इज दैट कि 10 से 15 साल आपको पता ही नहीं लगता आप प्री डायबिटिक हैं। HbA1c नहीं बताता आपको तब तक। मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स, इमेजिन विमेन हु आर 95 kgs, कहती हैं तो हमारा HbA1c तो ठीक है। मैं कहती हूँ कितना भी ठीक हो जाए, लुक एट योर वेट, लुक एट योर तो दिस इज समथिंग टू। आप क्यों इतनी सोचते हैं, आपकी गर्दन क्यों काली हो रही है, आपको HbA1c का इंतजार क्यों है? इसमें गर्दन के पीछे से काला होना, वो हमने एक बार बात की थी कि गर्दन के पीछे से काला होना, आर्मपिट्स काला होना, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। मेरे पास एक इतनी प्यारी बच्ची थी 14-15 साल की, उसकी अम्मी उसको लाई थी और वो पता नहीं कहाँ से उसको डर्मेटोलॉजिस्ट पे जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना चाहिए, दे आर अमेजिंग, लेकिन वो मसला डर्मेटोलॉजिस्ट का नहीं था। वो कहती मैंने इतनी क्रीम्स लगाई है, गर्दन काली, यकीन करें 6 महीने में, बिकॉज आई न्यू इट वाज इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो अंदर से वो तो चली जाएगी ना, इट विल गो अवे। या अल्लाह अकबर। अभी लेते हैं जनाब एक वक्फा, लेकिन ये बात जो है ना ये वापस आके करेंगे क्योंकि पूरा सेगमेंट हमारे पास होगा कि डायबिटीज़ टाइप 2 के जो पेशेंट्स हैं वो ज़रा थोड़े से अलर्ट हो जाएं। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अगर आप चाहें और अगर आप मेहनत करें और अगर आप कोऑपरेट करें, चले मेहनत ना करें, थोड़ा सा ताउन कर लें अपने लिए, तो आप इस बात को रिवर्स कर सकते हैं। चले मैं रिवर्स को भी छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ कम से कम कंट्रोल कर सकते हैं। ये इतना बड़ा एक डरावना ख्वाब है कि आप इंसुलिन पे चले जाएंगे, बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होगी, ऊपर से आप और इंसुलिन ठोक रहे हैं। डॉक्टर साहब ऐसा ही है ना? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और आप समझ रहे हैं कि आप जो है सेहतमंद है। exactly. ये सेहत नहीं है। वापस आइए, इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाह, जो भी डायबिटीज 2, नॉट डायबिटीज 1, डायबिटीज 2 के जो पेशेंट हैं वो जरा आप इस बात को बड़े गौर से सुने। डॉक्टर साहब आपने फरमाया कि रिवर्स हो सकती है। 100%। रिवर्स से मतलब कि इंसुलिन से आप ऑफ हो जाएंगे, मतलब आप एक डायबिटिक इंसान नहीं है उसके बाद अपनी जिंदगी। कैसे? एब्सोल्युटली, विद अ लॉन्ग पीरियड 6 months to 1 year of intermittent fasting, diet plans। इंटरमिटेंट फास्टिंग 12 hours, 14 hours, 16 hours? नहीं, 16 से तो सिर्फ स्टार्ट ही होगा ना। 16 से स्टार्ट होगा। एंड इफ समबडी इज टेकिंग इंसुलिन, फिर पहला महीना तो मैं उनका इंसुलिन नहीं छुड़वाती, फिर मैं मॉनिटर करती रहती हूँ और माशाल्लाह छुट जाता है 2-3 महीने में इंसुलिन। एंड देन अगेन फिर कुछ हर्ब्स भी होती हैं, कोई सुबह खाली पेट लेनी है, कोई दोपहर के खाने के बाद लेनी है, कोई रात को सोने से पहले लेनी है, विद अ वेरी मेटिकुलस रूटीन। मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स बोल रही हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा कहती हूँ कि आप मुझे अपनी स्थानीय समझे, मुझे डॉक्टर ना समझे, बिकॉज यू नो देन दे आप एक समझे आपको होमवर्क मिला हुआ है। बिकॉज अ फंक्शनल मेडिसिनल प्लान हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली। क्योंकि मैं ये क्लेम करती हूँ कि मेरे पास आने के बाद आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब है कि मेरी चीज आपने बहुत सीरियसली फॉलो करनी है। वो एक बड़ी सीरियस चीज बन गई। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने एक बताया, हर्ब्स की एक लंबी लिस्ट होगी, हर्ब्स की एक लंबी लिस्ट होगी जिसमें आपके पास आंवला, बिकॉज वो विटामिन सी में रिच है, आपके पास स्वांजना, आपके जो मैंडेटरी हैं, आंवला, अदरक, हल्दी, स्वांजना, करेला, दे आर मैंडेटरी। अच्छा, अदरक का पाउडर मिलता है कैप्सूल्स? बहुत अच्छा, मेरा अपना अदरक का पाउडर है तो मैं तो उसको ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा हक में हूँ। और अदरक के पाउडर की, थोम का पाउडर भी मिलता है। थोम का पाउडर भी बहुत जबरदस्त है। अदरक के पाउडर का आपको एक बहुत जबरदस्त फायदा बताऊं, वैसे तो लोग बात करते हैं ना इम्यूनिटी एंड एवरीथिंग, जिन लोगों को पित्ते का प्रॉब्लम है, आप प्लीज अदरक के पाउडर का इस्तेमाल करें। अदरक का पाउडर जो है, बाइल, पित्ते में पथरियां क्यों होती हैं, बाइल थिक हो जाता है ना, ऐसे इकट्ठा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा कर लेता है। जो अदरक है वो बाइल को पतला करता है, उसकी फ्लो में हेल्प करता है। अदरक का कावा भी पिया जा सकता है? अदरक का कावा भी जबरदस्त है। और क्योंकि पाउडर्स को हम हमेशा इससे फेवर करते हैं और वो ज्यादा हिट क्यों होते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड, आपको ज्यादा न्यूट्रिएंट मिल जाता है, ज्यादा सारा अदरक होता है, ज्यादा न्यूट्रिएंट मिल जाता है छोटी अमाउंट में, तो वो इट्स लाइक ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। फिर करेले की हमेशा मैं इससे बात करती हूँ, पहले भी एक बार मैंने आपसे बात की थी कि करेले में एक पॉलीपेप्टाइड होता है चैरेंटिन, एक बड़ी फेमस ग्रुप ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स है सल्फोनाइल यूरियाज। करेला और सल्फोनाइल यूरिया का बिल्कुल वही असर है। और करेले के पाउडर को डायबिटिक्स हमेशा, वैसे मेरा अपना भी है, मील के आधे या 1 घंटे बाद लें, पहली मील के। ठीक। उसकी रीजन ये है कि उसी टाइम हमारे ब्लड में शुगर ज्यादा जा रहा है, करेला उसी वक्त उसको पकड़ लेगा
और वहीं पे उसकी रेगुलेशन स्टार्ट कर देगा एंड इट डेफिनेटली लीड्स। डॉक्टर साहब आपने बीच में फरमाया था कि जो फैट है, जैसे कि आपने फरमाया कि अंडा लेना चाहिए, देसी अंडा ले वो भी ले और येलो के साथ लें, बिल्कुल इसको निकालने की जरूरत नहीं। अगर मक्खन लें या घी देसी लें, बहुत अच्छा है। व्हाइट मक्खन या येलो मक्खन में कोई फर्क भी ना? व्हाइट मक्खन जो आपके पास होता है दैट इज डेफिनेटली बेटर। मोस्टली आपके पास जो येलो मक्खन होता है उसमें मार्जरीन टाइप समथिंग इज एडेड। मार्जरीन इज नॉट रिकमेंडेड। मार्जरीन तो अल्लाह माफी दे, इट्स मार्जरीन तो जहर है, नहीं ना चाहिए। मार्जरीन इज जहर। बच्चों को खिला रहे हैं मार्जरीन की एक वो मैंने हिस्ट्री, मेरे पास एक बहुत जबरदस्त बुक है। आप सब्स्टिट्यूट मक्खन का नहीं, मक्खन लें, ग्रास फेड बटर लें, बहुत जबरदस्त चीज है। मक्खन खूबसूरत चीज है। मक्खन तो विटामिन K2 से भरा हुआ है। आप चाहते हैं ना आपके बच्चों की हड्डियां मजबूत हो, उन्हें मक्खन खिलाएं। क्यों? विटामिन K2 वो गाड़ी है जो विटामिन D का एब्जॉर्ब किया हुआ कैल्शियम बच्चे की हड्डी में पहुंचाती है। रोज दें बच्चों को, लेकिन ग्रास फेड सही वाला मक्खन दें। डॉक्टर साहब आजकल मर्द भी घुटनों की तकलीफ, पहले तो सिर्फ खवातीन किया करती थी, मर्द भी जो घुटनों की तकलीफ ये K2 की वजह से। अब बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। घुटनों की तकलीफ की एक बहुत छुपी वजह डिस्बायोसिस है। आपके गट का बैड बैक्टीरिया जो है वो घुटनों में दर्द करता है। मर्द हजरात जो है ना, क्योंकि नॉर्मली उनमें विटामिन D कैल्शियम की इतनी कमी होती नहीं है। मर्द हजरात में मोस्टली जो मेरे पास केसेस आते हैं, उनको जब मैं सर्टेन फूड्स छुड़वाती हूँ ना जिससे उनको एलर्जी थी, उनके घुटने ठीक हो जाते हैं। अदरवाइज नॉर्मली ये विटामिन D या कैल्शियम और K2 की वजह से ही होता है। लेकिन मोस्टली जो मर्द हजरात मेरे पास आते हैं उनको फूड एलर्जी से घुटनों में दर्द फूड एलर्जी से? हाँ, अगर आप कोई ऐसा खाना खाते हैं जिससे आपको एलर्जी है, कोनियां उंगलियां दर्द करेंगी, घुटने दर्द करेंगे। अगर कोनियां ये दर्द करेंगी तो आमतौर पे समझते हैं कि यूरिक एसिड ज्यादा है। कुछ भी हो सकता है। कोनियां उंगलियां अगर मेरे पास कोई आता है उसकी दर्द करेंगी, मैं उसका कौन सा टेस्ट करवाऊंगी? यूरिक एसिड करवाऊंगी, RA फैक्टर करवाऊंगी, फूड एलर्जी टेस्ट करवाऊंगी, ANA एंटीबॉडी करवाऊंगी और उसके साथ में उसका हाईली सेंसिटिव CRP करवाऊंगी। सी रिएक्टिव प्रोटीन एक नॉर्मल होता है और एक होता है कार्डियो CRP। कार्डियो CRP बहुत सेंसिटिव होता है, जो बताता है जिस्म में सोजिश कहाँ पे पहुंच गई है। अब इससे मुझे पता लग जाएगा पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। अगर मेरा पेशेंट ANA पॉजिटिव है, मुझे पता लग जाएगा मेरे पेशेंट के जिस्म में ऑटोइम्यून डिजीज है, मोस्ट लाइकली बैक्टीरिया खराब है। फिर मैं अपने पेशेंट की हिस्ट्री लूंगी, मैं उससे पूछूंगी खानों से तो प्रॉब्लम नहीं। 5 मिनट में अगर आप अच्छी हिस्ट्री लें, आपको पता लग जाता है दर्द किस वजह से हो रहा है। अगर खानों में किसी को किसी चीज से एलर्जी है और वो खा रहा है तो उससे उसका रिएक्शन क्या होगा? बेड़ा गर्क कर लेगा अपना। ये देखिए, खाने में आपको एलर्जी का क्या मतलब है कि आपका खाना जब आंतों में जाता है तो वो आंतों के सुराख से लीक होकर ब्लड में जा रहा है। अब वाकई लीक हो रहा है, वाकई लीक हो रहा है, उसको नहीं, तभी तो एलर्जी। गट लीकेज कहते हैं। गट लीकेज का आपको उस खाने के बाद तंगी क्यों हो रही है? खाना ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, इम्यून सिस्टम को जाके तंग कर रहा है। ये लो, यानी कि वो गंदगी सारी जो है वो खून के अंदर जा रही है, खून के अंदर जा रही है। अब वो आपकी ब्लड क्या करेगा? आपका इम्यून सिस्टम तो आपको बचाने के लिए बैठा हुआ है, वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता जाएगा। आप बाज नहीं आएंगे लेकिन उस खाने को छोड़ने से। और एक दिन क्या होगा, अल्लाह ना करे कि जब आप वो लेंगे तो इम्यून सिस्टम ऐसा रिएक्शन शो करेगा, आपको ऐसा रिएक्शन शो करेगा। अल्लाह माफी दे, मेरे पास एक पेशेंट थी, वो सी फूड खा के ICU पहुंच गई, नहीं बाज आ रही थी प्रॉन खाने से, और मैं उनको कही जा रही थी 6 महीने के लिए छोड़ दें। रेस्पिरेटरी एम्बैरेसमेंट हो गई। क्या बात, आप प्रॉन खा ही नहीं सकते। तो जब बॉडी, अच्छा फूड एलर्जी टेस्ट पे ना अंधा एतमाद ना किया करें, क्योंकि फूड सेंसिटिविटी टेस्ट में डायग्नोज नहीं होती, फूड एलर्जी डायग्नोज होती है। फूड सेंसिटिविटी है फूड एलर्जी से पीछे की चीज। अब उसका तो कोई टेस्ट नहीं है, खाने वाले बंदे को तो पता चल जाता है, पता होता है। हाँ, मैं ग्लूटेन एलर्जिक हूं तो मैं ग्लूटेन खाऊंगा तो मेरा तो जिस्म मुझे बताने लग जाएगा। एब्सोल्युटली पता होता है कि सेम जिस दिन मैं व्हाइट ब्रेड या इस तरह कुछ खाऊं, मुझे पता होता है अगले दिन आई कांट थिंक प्रॉपर्ली, ब्रेन फॉग आपको पता लग जाता है। मुझे पता है जिस दिन मैं करूंगी अगले दिन मैं आके इस तरह कुतुब साहब के शो में नहीं बोल सकती। बात नहीं हो सकती, बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इम्पोटेंसी जो है वो मर्दों में मोटापे की वजह से आ सकती है? 100% मोटापा इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर इम्पोटेंसी। मोटापा क्या करता है आपके पास? टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है, और मोटापा आपके पास लिबिडो को भी कम कर देता है। सो देयर आर हर्ब्स अगेन, शिलाजीत, मक्का रूट, ट्राइबलिस टेरेस्ट्रिस, दे हेल्प इन लिबिडो एंड दे हेल्प इन दिस टू, बट देन यू हैव टू लूज वेट। You have to lose weight. अच्छा, एक आदमी अगर आम तौर पे हमारी जो आदमियों की हाइट है वो 5'6" है, 5 फीट 6 इंचेस, 5 फीट 7 इंचेस, औरतों की जो है वो 5'4", 5'5" है, इसमें वेट आइडियल कितना होना चाहिए? एज पे भी डिपेंड करता है, लेकिन 5'4", 5'5" की औरत को 55 किलो से तो ऊपर नहीं होना चाहिए। 55 से हद भी हो जाए तो 60, आई थिंक इवन 60 इज ओवरवेट। और जिस तरह हमारे पास मर्द हजरात हैं 70, 72, 73 kg, नॉट मोर देन दैट। नॉट मोर देन दैट जो हाइट ये रेशो है। हाँ, अगर कोई 6 फुट के हैं तो ही कैन बी अप टू 80 kgs। यस, इतना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अगर कोई सिम्टम आपको
किन सी चीज़ों को वार्निंग समझना चाहिए एक मर्द को कि मेरे अंदर इम्बैलेंसेस जो हैं वो ट्रिगर आउट हो गए हैं? आदमियों में ना ये हम्प अगर थोड़ा सा निकल आए, यहाँ पे चर्बी आना शुरू हो जाए जो पट्ठों के बीच वाली जगह है, तो इसका मतलब है कि उनके हार्मोनल ट्रिगर्स जो है आपके पास शुरू हो गए हैं। अगेन जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पे गंज होना शुरू हो जाए, हॉट फ्लैशेस होना शुरू हो जाए, पेट बहुत ज़्यादा आपके पास निकला होना शुरू हो जाए, ऑल ऑफ दीज आर ट्रिगर्स कि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस जो स्टार्ट हो गया। और हाँ, मूड फ्लक्चुएशंस बहुत रैम्पेंट मर्दों के भी, दैट इज अगेन। उसका इलाज सिर्फ ये है कि टेस्ट पहले कराएं, पहले पता चलाएं कि क्या, जिस तरह कुतुब साहब हमने सारी बातें की, टेस्ट कर, आप अपनी डाइट में जिंक इंक्लूड करें, आप अपना वजन कम करें, जो मैंने एडेप्टोजेनिक हर्ब्स के नाम लिए हैं आप वो इंक्लूड करें, दिन में आप सुबह 1 घंटा वॉक शुरू करें, आप रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, यू विल बी फाइन। आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास, मैं अक्सर क्लाइंट्स को कहती हूँ डोंट स्पेंड दिस 20-25,000 ऑन टेस्ट। जो लोग रातों को जल्दी सोते हैं उनको दुनिया में इतनी बातें सुननी पड़ती है ना। मैं तो बातें सुना रही हूँ मैं तो जल्दी सोती हूँ जल्दी सोना चाहिए हमें तो और जल्दी उठना चाहिए। एब्सोल्युटली। वो कल मैं आपको बताई थी, मेरे पास एक बच्ची आई थी 24 साल की, तो वो यू आर सो राइट कुतुब साहब, वो कहती है मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगी इस वक्त मैं सोऊंगी। मैंने कहा लिसन, यू विल मेक अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ, नॉट अ कूल आउट ऑफ योरसेल्फ इन द कमिंग डेकेड, यू नो। तो मैं उसको ये बताई थी कि देखो अब मेरी क्लास फेलोज मेरी माएँ लगती हैं, तो अच्छी बात है ना, उस टाइम से जल्दी सोना शुरू कर दिया मैंने। डोंट डू दैट। हाँ, एक आदमी जो कि 40 को हिट कर रहा है अब, उसके लिए केयरफुल इंडिकेटर्स क्या हैं? केयरफुल इंडिकेटर्स इन व्हाट सेंस कुतुब साहब? कि वो केयर करे कि ये ना मुझे हो रहा हो, ये ना हो रहा हो, किस चीज़ों से? बहुत अच्छा। ये मैंने परसों अपने पेज पे भी बात की थी। सबसे पहले अपने हाजमे को पकड़ लें, जिसका हाजमा खराब उसकी जिंदगी खराब। एप्पल साइडर विनेगर और प्रोबायोटिक अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें। और अगर आपके चीट डेज की, ये भी बड़ा जरूरी है, प्रोबायोटिक दही में भी है, प्रोबायोटिक दही में भी है, लेकिन उसमें CFUs बहुत कम है। अक्सर क्लाइंट्स कहते हैं नहीं हम दही तो खाते हैं, दही इज नॉट इनफ आफ्टर 35, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। अब आप 40 भी हिट कर रहे हैं तो विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन के और मैग्नीशियम, इनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं रोज मैग्नीशियम लेती हूँ बिकॉज किसकी लाइफ में इतना काम करके स्ट्रेस नहीं है, इट हेल्प्स यू रिलैक्स, और हमारी डाइट में इतना मैग्नीशियम डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं होता, तो इट्स अ स्ट्रेस रिलीविंग। आपने सलाजीत भी बताया कि सलाजीत सारे मर्द लें रोज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्सेप्ट और मिल्क थ्रेसल, स्ट्रेस है, सॉरी मिल्क थ्रेसल, मिल्क थिसल ये भी लेना चाहिए। ये बुनियादी तौर पे डिटॉक्सिफाई करते हैं, डिटॉक्सिफाई करता है। मिल्क थिसल उसने नहीं लेना जिसका लिवर ठीक काम नहीं कर रहा, यानी जिसको लिवर सिरोसिस है, अल्लाह ना करे, जितने लोग सुन रहे हैं, क्योंकि वो लिवर ने डिटॉक्स करना होता है तो उस पर बर्डन। और शिलाजीत सिर्फ उसने नहीं लेना जिसके जिस्म की तासीर गर्म है, शिलाजीत गर्म होता है, ठीक है, बाकी सब गरम तासीर वाले ने नहीं लेना। गरम तासीर वाले, पता कैसे चलता है कि गरम तासीर है? जिन लोगों को ब्रोकन स्टूल आता है, जिन लोगों का वेट बहुत कम रहता है, जिन लोगों को गुस्सा आता है, गाल गर्म रहते हैं, और जिन लोगों को बाजरा, जवार और गोश्त सूट नहीं करता, उन लोगों के जिस्म की तासीर गर्म होती है। डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, आपने जितनी इन्फॉर्मेटिव बात बताई है। ये बातें जो है ना, ये लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, और ख़ास तौर पे जो विटामिन्स की एक सीक्वेंस बताई है कि कौन कौन से लेने चाहिए, इसको ज़रूर याद रखिएगा, यकीन कीजिए, करके देखिए, वो मर्द हो या औरत हो, फ़र्क साफ नज़र आएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सानिया दे और सानिया बांटने की तौफीक अता फरमाए।